ऑल राइट, लेट्स सपोज कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो एंड आपके पास कुछ पैसे सेव्ड हैं जिससे कि आप प्रोबेबली एक घर नहीं खरीद सकते, बट हाँ आप उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने मार्केट में प्रोबेबली ऐसी न्यूज़ सुन रखी होगी, लाइक अगर मैंने 10 साल पहले बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में निवेश किया होता तो आज मेरा पैसा 2 गुना, 5 गुना और इवन 10 गुना हो जाता। अगर आप इस गेम में न्यू हो और आपको ये इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि मैं कैसे शेयर्स परचेज करूं या फिर स्टॉक्स किसे कहते हैं, क्या मैं रिलायंस की वेबसाइट पर जाकर शेयर्स खरीद सकता हूं, एंड आप कंफ्यूज हो विद ऑल दिस टर्म्स, या फिर आप डरते हो कि मुझे तो पता है शेयर बाजार तो रिस्की है एंड मुझे अपना पैसा नहीं गंवाना। सो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये एक अल्टीमेट गाइड है ताकि आप अपना पहला कदम ले सके इन इन्वेस्टिंग। एंड आई विश ऐसा वीडियो मैंने पहले देखा होता व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। हम इस वीडियो को कवर करेंगे इन डिफरेंट स्टेप्स। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप आप इन्वेस्टिंग को साइडलाइन कर दो एंड सोचो कि आपके पैसे के साथ क्या हो सकता है बाय डिफॉल्ट ओवर द टाइम। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ओवर द टाइम योर मनी विल लूज वैल्यू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज रफली अराउंड 6%, एंड फॉरगेट अबाउट हाउ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड, बट इन कंजर्वेटिव अप्रोच इतना तो आपको मानकर चलना चाहिए। एंड इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब ये है कि आज जो चीज़ 100 रुपये की है वो अगले 1 साल बाद 106 रुपये की हो जाएगी अगर 6% इन्फ्लेशन है। फॉर एग्जाम्पल सेब आज से 10 साल पहले 80 रुपये किलो मिलता था जो कि आज बढ़ के 180 रुपये हो चुका है। इसको ऐसे समझो, सपोज आपके पास 1000 रुपये हैं जो अगले 10 साल के लिए आपने लॉकर में जमा करके रख दिए, एंड नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 10 ईयर्स। अब उन 1000 रुपये की वैल्यू वो सेम नहीं रहेगी बिकॉज प्रोडक्ट की वैल्यू 6% से इंक्रीज कर चुकी है, जबकि जो 1000 रुपये हैं वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं किए। ऑब्वियसली द स्ट्रेटेजी टू पुट मनी इन द लॉकर इज नॉट गुड। और अगर आप अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में भी रखते हो एंड आज के टाइम सेविंग अकाउंट गिव्स यू ओनली 3% ऑफ रिटर्न, जिसका मतलब कि आपका अकाउंट ग्रो करेगा एट 3% बट इन्फ्लेशन ग्रो करेगी एट 6%। Obviously, this is also not a good strategy because every year you will lose some value. अब ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लाता है कि हम कैसे अपनी सेविंग को रोक सकते हैं फ्रॉम लूजिंग वैल्यू। लेट्स से कि अगर हमारे पास एक ऐसा अकाउंट है जो कि हमें रफली 6% का रिटर्न दे रहा है, डैट मीन्स कि हम हर साल इन्फ्लेशन के बराबर का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, जिसका मतलब टेक्निकली वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। पर हमारा मोटिव ये नहीं है कि इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट रिटर्न जनरेट करना, जबकि हमारा मोटिव है कि टू मेक सम मनी। दिस ब्रिंग अस टू द नेक्स्ट चैप्टर, हाउ वी कैन एक्चुअली मेक मनी। अभी आप फिर से अज्यूम करो कि सेविंग अकाउंट आपको 10% रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ये वैसे रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट हाइपोथेटिकली अज्यूम दिस। इसका मतलब एवरी ईयर आई विल मेक मनी अबव इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपीज सेविंग अकाउंट में डालता हूँ, देन आफ्टर 1 ईयर इट विल टर्न इनटू 110 एंड देन 121 बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। एंड ये इतनी जल्दी कंपाउंड होगा कि 10 साल बाद 100 रुपीज़ विल बी 159। और अगर मैं इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दूँ, डैट मीन्स कि आफ्टर 10 ईयर्स 100 रुपीज़ विल बी 179। डैट मीन्स एडजस्टमेंट के बाद रफली मैंने 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा जनरेट किए, जिसका मतलब हमारा एक्चुअल में पैसा ग्रो किया। लेकिन हाइपोथेटिकली 10% रिटर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। द रियल लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। और अगर आप अदर कंट्रीज़ के सेविंग अकाउंट को देखो तो वहाँ 0.2% या इवन 0% रिटर्न मिलता है। बट हमारे पास इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के और भी वेज हैं टू गेट टू द मैजिकल नंबर ऑफ 10% और इवन मोर। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पिक्चर में आती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, एंड द सिंपल आंसर इज इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट पुट मनी इन योर पॉकेट। मानो कि आपने एक घर परचेज किया एंड अब आप उस घर से 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। वन इज़ फ्रॉम रेंटल इनकम एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखो तो मोस्टली इन इमर्जिंग कंट्रीज घर के प्राइस इन द लॉन्ग रन इंक्रीज ही किए हैं। डैट मीन्स कि आपने घर से रेंटल इनकम भी जनरेट की एंड कैपिटल गेन भी। लेकिन घर परचेज करना इज़ नॉट सो ईजी, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क इज़ इन्वॉल्व, एंड अगर घर लोन पर लेना है देन डाउन पेमेंट करना एंड इवन लोन प्रोसेसिंग टाइम, फिर आपको घर का रेंटल मैनेजमेंट करना एंड प्रॉपर्टी डीलर को कंसल्ट करना टू सेल योर हाउस। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। बट एक और वे है इन्वेस्टमेंट का जहाँ पर इतने एफर्ट्स भी नहीं रिक्वायर्ड एंड ह्यूज अमाउंट भी नहीं रिक्वायर्ड टू एक्चुअली स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग। दिस ब्रिंग अस ऑन टू इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। और अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मेरा ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन स्टॉक मार्केट। नाउ द पॉइंट नंबर 5 इज कि हम शेयर्स कैसे परचेज कर सकते हैं। और शेयर खरीदने का मोटिव है कि हम उसमें अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकें। एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम डायरेक्टली उस कंपनी में कुछ ओनरशिप ले लेते हैं। लेट्स से रिलायंस ने इस साल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया एंड रिलायंस की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो इस बार अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस डिसाइडेड टू गिव ए डिविडेंड ऑफ 1000 करोड़, जो कि इनके लाखों शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स ए पर्सन होल्ड।
लेट्स सपोज कि आप रिलायंस के 1% शेयर्स होल्ड करते हो, जिसका मतलब अगर रिलायंस ने 1000 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस किया, देन आपको उस अमाउंट का 1% जो कि 10 करोड़ है वो मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ द डिविडेंड वर्क्स, जहां कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है कि उन्हें प्रॉफिट में से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। और दूसरा तरीका है शेयर से कमाने का कि जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाए तब आप उसको सेल कर दो इन लॉन्ग टर्म, ताकि आप उसमें कैपिटल गेन कर सको। फॉर एग्जांपल, आपके पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं जो कि आपने 2015 में खरीदे थे और 5 साल बाद आपने उन्हें 2000 के भाव पर बेच दिया, जिसका मतलब आपने 100% का कैपिटल गेन किया। तो अभी तक आपने समझ लिया कि शेयर्स क्या होते हैं और हम शेयर्स से कैसे कमा सकते हैं। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि शेयर्स में कितना रिस्क है और हम कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर हम जल्दी ही डिस्कशन करेंगे, बट अभी पॉइंट नंबर 6 इज हाउ कैन आई बाय ए शेयर। आपको रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए रिलायंस की वेबसाइट पर नहीं जाना, बल्कि आपको ब्रोकर के पास जाना है। एंड बैक इन द डे स्टॉक ब्रोकर एक फिजिकल पर्सन था जिसके पास आप कॉल करके बाय एंड सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते थे। बट थैंकफुली नाउ ए डेज वी हैव ए लॉट ऑफ ऑनलाइन ब्रोकर्स जो कि आपको ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करके देंगे एंड आप ऑनलाइन बाय एंड सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बट एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन ब्रोकर, और इंडिया में ऑलमोस्ट सभी बैंक की ब्रोकिंग आर्म है एंड इस वजह से आप बैंक अकाउंट की तरह इजीली इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। बट ये बैंक के थ्रू भी ब्रोकर डिसाइड करना इज ओल्ड फैशन। नाउ ए डेज डिस्काउंटेड ब्रोकर केम टू द पिक्चर। ये डिस्काउंट ब्रोकर भी सेम है लाइक अदर ब्रोकर्स, बट डिफरेंस ये है कि डिस्काउंट ब्रोकर आपको काफ़ी लो ट्रेडिंग चार्जेस चार्ज करता है इन कंपैरिजन टू फुल सर्विस ब्रोकर। इन रिटर्न आपको डिस्काउंट ब्रोकर कोई ट्रेडिंग टिप, रिसर्च या फिर डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन नहीं करता, जबकि ये सब सर्विसेज आपको फुल सर्विस ब्रोकरेज अकाउंट में मिलती है। बट इन रिटर्न वो हैवी कमीशन भी चार्ज करते हैं। इन माई पर्सनल चॉइस यू शुड ओपन योर अकाउंट विद डिस्काउंट ब्रोकर एंड आई पर्सनली यूज जीरोधा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा शेयर परचेज करना है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा नहीं लगाना। अगर आप ऐसा करते हो कि एक ही इंडिविजुअल स्टॉक में अपना सारा पैसा लगाते हो एज ए बिगिनर, तो इससे आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लेट्स से कि आपने 2017 में येस बैंक में इन्वेस्ट किया, जिसका भाव उस टाइम पे 300 रुपये के अराउंड चल रहा था और आज उसका भाव रफली 13 रुपये है। अगर आप कुछ साल पहले देखो तो स्ट्रीट का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक था। सो यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट, सो यू शुड नॉट टाइम द मार्केट। सो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी इनिशियली कि एक ही स्टॉक में आपको अपने सारे पैसे डालने हैं। और आपको मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि पिछले 10 साल में ये शेयर 10 गुना, 20 गुना, इवन 50 गुना रिटर्न दे चुका है। बट रिमेंबर कि पास्ट इज नॉट ए गुड इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। For the beginner is you should not invest in the individual stock at the initial level. Rather you should consider index fund. और believe me and even काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने भी ये प्रूव किया है कि इन द लॉन्ग टर्म मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिव फंड मैनेजर्स इवन इंडेक्स फंड जितना भी रिटर्न नहीं जनरेट कर पाते। एंड इन मेजॉरिटी आई मीन टू से 80 to 90%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडेक्स फंड। इसको हम 2 पार्ट्स में समझते हैं, वन इज फंड एंड अदर वन इज इंडेक्स। तो फंड का मतलब है कि जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ मिलकर एक ही फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर टीम और एक फंड मैनेजर रहता है जो कि ये डिसीजन लेते हैं कि इस पूल ऑफ फंड को कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। फॉर इंस्टेंस मैं एक फंड स्टार्ट करता हूँ, फिनस्टीयर्स ब्लू चिप फंड, और आप सब मिलकर इस फंड में निवेश करते हो और मैं आपसे फंड्स लेकर इन रिटर्न आपको सेम प्राइस पे कुछ यूनिट्स एलोकेट कर दूंगा एंड देन इन यूनिट्स का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। जैसे कि फंड का नाम है फिनस्टीयर्स ब्लू चिप फंड, इसका मतलब कि मैं इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में ही निवेश करूंगा। ब्लू चिप मीन्स टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ दैट कंट्री। नाउ लेट्स अज्यूम मैंने एक और नया फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है फिनस्टीयर्स निफ्टी इंडेक्स फंड। पहले ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज और इवन मोस्ट ट्रेडेड कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, और सेंसेक्स जो कि इंडिया की 30 टॉप मोस्ट कंपनीज का कलेक्शन है। और इसके अलावा सेक्टर का भी अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स रहता है जो कि उस सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनीज को ही रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी यूटिलिटीज, बैंक निफ्टी एंड सो ऑन। और जो कंपनीज इंडेक्स का पार्ट रहती हैं उनका वेटेज भी डिफरेंट रहता है। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स में हाईएस्ट वेटेज HDFC बैंक का है जो कि रफली अराउंड 11% है, देन रिलायंस एंड देन सो ऑन, इन्फोसिस, HDFC। नाउ इंडेक्स फंड जो कि हमने पिछली एग्जांपल में लॉन्च किया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्ट इन दीज इंडाइसेस। फॉर एग्जांपल फिनस्टीयर्स निफ्टी इंडेक्स फंड जो कि निफ्टी 50 की रिटर्न को मैच करेगा। जिस वेटेज में निफ्टी 50 इंडेक्स में कंपनीज होंगी उसी सेम वेटेज में इंडेक्स फंड मैनेजर अपने फंड के लिए स्टॉक्स परचेज करेगा। नाउ इंडिया में आप डायरेक्टली निफ्टी 20 या फिर म्यूचुअल फंड के रूट से इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब निफ्टी 20 क्या है? निफ्टी 20 एक ETF है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है विद इंडेक्स फंड,
बट ये आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं फ्रॉम एक्सचेंज। और दूसरा तरीका है कि आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इन माई ओपिनियन अगर बिगिनर्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी बीज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसका कारण है कि जब आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करते हो देन वो आपको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी समझने में हेल्प करता है, बिकॉज ये एक्टिवली एक्सचेंज पर ट्रेड होता रहता है। और दूसरी साइड जब आप म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्ट करने का सोचते हो देन आप प्राइस को इतना रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते एंड वो साइकोलॉजी को इतना अच्छे से नहीं समझ पाते। अगर आप सिर्फ एक निफ्टी इंडेक्स में ही निवेश करते हो देन आल्सो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड ही रहता है टू डिफरेंट सेक्टर्स। और इंडेक्स फंड की फीस भी बहुत कम रहती है बिकॉज आपको इसके लिए कोई डेडिकेटेड फंड मैनेजर और रिसर्च टीम को अपॉइंट नहीं करना होता। इनफैक्ट आज के टाइम में तो एल्गोरिदम रहता है जो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करता है इंडेक्स की परफॉर्मेंस। और अगर आप कंपेयर करो इंडेक्स फंड की फीस जो कि रफली अराउंड 0.1% रहती है, जबकि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की फीस रफली अराउंड 1 to 2% रहती है। अब हमें समझ लग गया हमें कहाँ निवेश करना है एज ए बिगनर, बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। आपने कभी अपने दोस्तों से, रिलेटिव से या इवन अपने घर के सदस्यों से ये सुना होगा कि हमारे किसी रिश्तेदार ने शेयर बाजार में पैसा लगाया और उसका सारा पैसा डूब गया, इससे तो अच्छा था प्रॉपर्टी में लगाते और पिछले 20 सालों में प्रॉपर्टी के भाव कितने बढ़ गए। ये एक ओवरऑल परसेप्शन है मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। तो आपको भी ये डर लगता होगा कि व्हाट इफ आई लूज एवरीथिंग। देखो, मार्केट में आप एक ही तरीके से पैसा गवा सकते हो। अगर आपने किसी चीज़ को महंगे दाम पे खरीदा और उसको सस्ते दाम पे बेच दिया, लेट्स सपोज आपने एक घर लिया लेकिन पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन इम्पोज हो गया, मार्केट में अब इतना पैसा नहीं रहा और जो घर आपने 1 करोड़ का लिया था अब उसका भाव 85 लाख हो चुका है और अगर आपने उससे 85 लाख का बेच दिया देन यू विल लूज मनी। यही सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी लगता है। आपने एक पोर्टफोलियो बनाया 20 शेयर का जो कि कुछ रिसेशन की वजह से 20% गिर गया और उस टाइम पर अगर आपने उसे बेच दिया यू विल लूज मनी। एट दैट मोमेंट आप ये सोचोगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत बेकार जगह है, मेरा तो 20% का नुकसान हो गया, जबकि ये 20% का लॉस शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी की वजह से था जो कि इन द लॉन्ग टर्म रिकवर हो जाता एंड इवन आपको प्रॉफिट भी दे जाता। बट इस पॉइंट पर अपना 20% का नुकसान करने के बाद आप ये सोचोगे कि शेयर बाजार तो मेरे लिए नहीं बना और ये आपका बहुत गलत डिसीजन होगा। देखो, आज हमारी इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है जो कि अगले 5 साल बाद रफली 4 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, विच मीन्स अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली बिजनेस भी ग्रो करेंगे। एंड हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिसमें एटलीस्ट 20 शेयर्स हैं और इन 20 शेयर्स में से कुछ शेयर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड कुछ शेयर्स बहुत ही बेकार परफॉर्म करेंगे, बट ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो इकोनॉमी की ग्रोथ को मैच करेगा ही इफ़ आई अज्यूम ए वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच। आपको मार्केट की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है बल्कि उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना है। आपको बस अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनको टाइमली रिव्यू करते रहना है एंड अगर किसी स्टॉक में मान लो बैड न्यूज़ है तो उसे आपको बस अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर देना है। सो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब आप स्टॉक्स और रियल एस्टेट में निवेश करते हो तो आपको जो मान के चलना है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है और आपको शेयर में उतना ही पैसा लगाना है जितना आपको नेक्स्ट 5 साल के लिए नहीं चाहिए। आप अगर साइकोलॉजी समझो इन रियल एस्टेट, अगर प्रॉपर्टी के भाव गिर जाते हैं तो मोस्ट पीपल डू नॉट सेल इट, वो बल्कि वेट करते हैं फॉर रिवर्सल अनलेस अनटिल कोई मजबूरी ना हो। इसी सेम साइकोलॉजी को आपको फॉलो करना है जब भी आप स्टॉक्स में निवेश करते हो। इस साइकोलॉजी को मिक्स मत करना विद इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक को आपको रेगुलरली मॉनिटर करना ही चाहिए, बट ओवरऑल आपको 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाकर ही लॉन्ग टर्म व्यू सोचना चाहिए। नाउ क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल जीरो हो जाए? येस पॉसिबल, बट उस टाइम पे शेयर मार्केट से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये वर्ल्ड फेस कर रहा होगा और डेफिनेटली उस टाइम मनी की वैल्यू कुछ होगी नहीं, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या फिर बैंक अकाउंट में। एंड इन माय ओपिनियन ये प्रॉब्लम बहुत ही अनरियलिस्टिक है कि एक पोर्टफोलियो की वैल्यू जीरो हो जाए प्रोवाइडेड इफ़ यू आर वेल डाइवर्सिफाइड। बट 5 साल पहले अगर आपने अपना सारा पैसा DHFL में डाला होता तो आज उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, क्योंकि DHFL इज़ ए बैंकरप्ट कंपनी। बट अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है एंड आप उसको रेगुलरली मॉनिटर भी कर रहे हो लाइक क्वार्टरली बेसिस, तो उसमें आपका लॉस खाने का चांस भी बहुत कम है। सो अभी आपने सीखा कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना इन शॉर्ट टर्म कैन बी रिस्की एंड इवन इट कैन बी वॉलेटाइल फॉर योर पोर्टफोलियो, बट इन द लॉन्ग टर्म मार्केट ऑलवेज गोज अप। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन शुड आई इन्वेस्ट, और इसका सिंपल आंसर है इन्वेस्ट अर्ली एज सून एज पॉसिबल। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका लोन इजीली पे ऑफ हो जाए फ्रॉम योर इनकम। दूसरा पॉइंट है कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं और आपके इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने तक के सारे एक्सपेंस को फुलफिल करने जितना अमाउंट होना चाहिए।
फाइनली अगर आपको नेक्स्ट 3 से 5 साल में किसी अमाउंट की ज़रूरत है तो वो अमाउंट को आप इन्वेस्ट मत करें, बिकॉज मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता एंड शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेक्स्ट 3 साल में हाउस परचेज करना है देन आपको वो पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। हमें इतना पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, बट अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट में आते हो तो इससे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स इंपैक्ट कर जाएंगे। सो अगर आप बिगनर हैं तो आप उतना ही पैसा लगाइए जो आपको नेक्स्ट 5 साल के लिए, एटलीस्ट 5 साल के लिए नहीं चाहिए। Now, as soon as you hear about this video or any other video, just start investing at early age because compounding take time to show wonders. So that's it guys. ये वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए with the beginners और with your friends जो अभी न्यू है इन्वेस्टिंग में। और अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक है जहाँ पे मैं पेड रिसर्च रिपोर्ट्स, इवन पेड आर्टिकल्स एंड फाइनेंशियल मॉडल्स शेयर करता रहता हूँ। काइंडली चेक दैट, डेफिनेटली यू गोना लाइक दैट पेज एंड सी यू सून गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।